नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज है 27 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। 70 बीपीएससी के पीटी के पश्चात से जिस प्रकार का ट्रेंड है एग्जामिनेशन का, उसी ट्रेंड के आधार पर टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है 15 जून से। तो आप जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। कल से मैंने पीटी डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें से एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है। अब और लेक्चर आएंगे सप्ताह में, अभी फ़िलहाल 2-3 दिन हम लोग करेंगे और उसके पश्चात से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे, डे बाय डे करके कंप्लीट कर लेंगे। आज एमसीक्यू वीडियो अपलोड हो सकता है। एमसीक्यू का जो करंट अफेयर का वीडियो चल रहा है अपने चैनल पर, आपको 71 बीपीएससी से संबंधित हर चीज़ मिल रहा है। मेंस, पीटी और टेस्ट सीरीज हर चीज़ उपलब्ध है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो बेहतर रहेगा। आज का हेडलाइन क्या है? तो हेडलाइन है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पाकिस्तान के युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ सामने आना चाहिए और अपने देश में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने स्पीच दिया है। आज क्या क्या देखेंगे हम लोग? तो सागर माथा बैठक को देखेंगे। सागर माथा किसको कहा जाता है बंधुओं? सागर का माथा, सागर माथा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको हिमालय को कहा जाता है। तो इसके संबंधित बैठक हुआ है नेपाल में, इसको देखेंगे हम लोग कि क्या महत्व है इसका और क्या बैठक का थीम था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके अलावा एक 900 हॉर्स पावर है शायद, जिसका इंजन है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसको देखेंगे हम लोग। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देखेंगे। ग्रेट निकोबार के बारे में भी चर्चा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एक एक करके टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पहला टॉपिक देखिए क्या, सागरमाथा संवाद और हिमालय का संरक्षण। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। नेपाल में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नेपाल में आयोजित प्रथम है सागरमाथा संवाद। क्या कहा जाता है इसको? सागरमाथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जलवायु कार्रवाई के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, प्रतिबद्धता है, उसको दोहराया है। तो ये तो हो गया न्यूज। सागरमाथा संवाद दरअसल में है क्या? पहला पीटी का सवाल क्या पूछेगा, कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नेपाल में आयोजित किया गया है। किसने भाग लिया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने भाग लिया। ये दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। यह नेपाल सरकार के द्वारा शुरू किया गया द्विवार्षिक वैश्विक संवाद मंच है। 2 वर्षों में एक बार वैश्विक संवाद का एक मंच है, जिसको सागरमाथा संवाद कहा जाता है। दरअसल में हिमालय भारत में कहा जाता है, दुनिया भर में कहा जाता है, बल्कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागरमाथा नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में नेपाली भाषा के लोग, नेपाली लोग सागरमाथा इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु अनुकूलता पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि जलवायु के साथ साथ महत्वपूर्ण जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर हम लोग बातचीत करें। यह ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 ये पूछा गया है बंधुओं। इस बार यूपीएससी पीटी 2025 में ये सवाल पूछा गया है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसके बारे में सवाल पूछा गया है इस बार। ऐसे मिलान करने के लिए दिया गया था कौन कौन से सही हैं। थीम और फोकस, पहले संस्करण 2025 की थीम है जलवायु परिवर्तन, पर्वत व मानवता का भविष्य। ये इस बार का थीम है, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। ये इस बार के सागरमाथा संवाद का थीम रखा गया है। थीम क्या होता है किसी भी चीज़ का? जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में एक स्पीच का कार्यक्रम हुआ, तो स्पीच का थीम क्या रखा जाएगा? थीम का मतलब होता है कि किस मुद्दे पर बातचीत दरअसल में वहाँ पर किया जाएगा। जो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे होंगे, एक बच्चे ने पूछा था एमसीक्यू का फुल फॉर्मेट क्या होता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये मुझे बताना पड़ा था। कुछ दिन पहले ही कमेंट पूछो, तो हो सकता है कि आप अनअवेयर हो, इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर हो, आपको नहीं पता हो। तो थीम यही होता है, किसी भी संवाद, संगोष्ठी, किसी भी सम्मेलन का एक थीम होता है जिस पे सारी चर्चाएं केंद्रित होती हैं। तो जैसे सागरमाथा पहल जो 2025 हो रहा है, सागरमाथा संवाद, इसका थीम क्या रखा गया है? तो जलवायु परिवर्तन, पर्वत व मानवता का भविष्य। इसी मुद्दे पर बातचीत की जाएगी कि जलवायु परिवर्तन से पर्वत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और मानवता का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, इसी चीज़ पर बातचीत की गई है। ठीक है, तो थीम याद रहेगा आप लोगों को। पर फोकस क्षेत्र पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, वही जो थीम के बारे में मैंने आपको बताया कि पर्वत का जो इकोसिस्टम है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस चीज़ में बातचीत कर रहे थे। भारत का रुख इसके मामले में क्या रहा है? तो भारत का रुख रहा है, भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों के साझा पारिस्थितिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक कार्रवाई के लिए 5 सूत्रीय
आह्वान किया है। 5 हमने क्या दिए पॉइंट्स दिए हैं। उन्नत वैज्ञानिक सहयोग, उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र में जलवायु और जैव विविधता की संयुक्त निगरानी कर सकते हैं हम लोग। भारत ने हिम तेंदुआ, बाघ, तेंदुओं के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी बातचीत की है, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो बड़ी बिल्लियाँ हैं, बड़ी बिल्लियाँ का मतलब घर में जो बिल्लियाँ रखते हैं उनके अलावा जो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, जैसे टाइगर, शेर, चीता, ये सब कुछ इसमें आते हैं। तो और परियोजना हिम तेंदुआ 2019 से 2023 के तहत में 718 हिम तेंदुआ गिनती में भी सफलता की सराहना की गई है। जलवायु लचीलापन निर्माण, हिमनद झील के फटने के बाद GLOF जैसे पर्वतीय खतरों के लिए भी चेतावनी प्रणाली हमने विकसित करने की बात की है। पर्वतीय समुदाय को सशक्त बनाना, जो माउंटेन के लोग होते हैं उनको एम्पावर करना। किस रूप से एम्पावर करना, तो इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, सभी दृष्टिकोण से उनको एम्पावर करना है। पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना, पर्वत के लोग जो हैं वो पर्वत के संरक्षण के बारे में सबसे बेहतर वही जानेंगे। जंगल के लोग जो हैं जंगल के संरक्षण के बारे में सबसे बेहतर वही जानेंगे। तो उनका जो पारंपरिक ज्ञान है उसको भी हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। हरित वित्त प्रदान करना, पेरिस समझौते के अनुरूप पर्याप्त और पूर्वानुमेय जलवायु वित्त पोषण की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। पर्वतीय दृष्टिकोण को भी मान्यता दिया गया कि पर्वत विशेष चिंता, जो पहाड़ के रीजन होते हैं, हिमालय है या और भी जो पहाड़ हैं, उनके जो चिंताएँ हैं वो हमें स्पेसिफिक रूप से उन चिंताओं पर हमें बातचीत करना पड़ेगा। भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है, अगर आपसे कोई पूछे तो जल वैज्ञानिक महत्व, यानी कि हिमालय को एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है। हिमालय को एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है। इस PDF में अंत में आपको MCQ मिलेगा, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि हिमालय को एशिया का जल स्तंभ कहा जाता है। जल स्तंभ का मतलब जो एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा जल की सप्लाई हिमालयन रीजन से ही होती है, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं। और जो बड़े बड़े देश हैं हिमालय के इर्द गिर्द, जैसे भारत, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी देशों में जल की सप्लाई कहीं न कहीं हिमालय से जुड़ा हुआ है। यहाँ विशाल हिम और बर्फ़ जमा है, जो वर्ष में लगभग 1.2 ट्रिलियन घन मीटर जल प्रदान करती है। आप समझ जाइए कितना सारा जल देती है ये। और इतने सारे बर्फ़ और ग्लेशियर के कारण से विश्व का तीसरा ध्रुव भी इसको कहा जाता है, थर्ड पोल भी इसको कहा जाता है। वैसे पृथ्वी पर या किसी भी चीज़ में 2 ही पोल होते हैं, जैसे ये पेन ही है तो नॉर्थ और साउथ ही होगा, तीसरा पोल नहीं होगा। लेकिन बर्फ़ के कारण से बोलने के लिए केवल थर्ड पोल की संज्ञा दे दी जाती है। पर्यावरणीय महत्व तो है ही, जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं, पर्वत हैं, पहाड़ है, यहाँ पर हमारे मानसून के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और जंगलों के लिए भी है, बहुत सारे जीव जंतुओं का घर है ये। सभी प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाती हैं, औषधियों से लेकर के सभी प्रकार के। सांस्कृतिक महत्व, हिमालय, तिब्बत, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म और इस्लाम में भी है कुछ चीज़, जैसे चरारे शरीफ नाम है, क्या कश्मीर में है शायद, या ये सब जो जगह है ये सब के सब कहाँ है, तो हिमालयन रीजन में ही आपको देखने को मिलेगा। और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ तो जगह है ही। उसके अलावा सिख से भी बिलोंग करते हैं। सिख के कई सारे गुरु हैं जो बिल्कुल डीप पहाड़ी एरिया में भी गए और वहाँ पर भी कई सारे पवित्र स्थलों का निर्माण किया है उन्होंने। जैसे हिमालय, तिब्बत, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व रखता है। कैलाश, मानसरोवर, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थल शामिल हैं जो प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। आर्थिक महत्व भी है, पर्यटन, कृषि, वानिकी के माध्यम से लाखों लोगों का समर्थन करता है। जैविक कृषि, पारिस्थितिक पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, औषधि, भोजन, हर चीज़ आपको हिमालय देता है। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कितने राज्य लगते हैं, तो उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय जैसे राज्यों में पर्यटन क्षेत्र राज्य सकल घरेलू उत्पाद 10% से अधिक का योगदान दे रहा है। गंगा नदी बेसिन भारत के लगभग 40% आबादी का भरण पोषण करती है। जो गंगा नदी कहाँ से निकल करके आती है, तो ये निकल के आती है हिमालय से ही। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हिमालय का भारत देश के लिए क्या महत्व है। तो वहाँ पर आपको इसी प्रकार से पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, हिमालय नदियाँ विशाल जल विद्युत क्षमता प्रदान करती हैं जिससे नवीकरणीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। पूर्वोत्तर राज्य विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश अपनी 13,000 मेगावाट लोहित बेसिल परियोजना के साथ जल विद्युत विकास में अग्रणी है। ये जलवायु विनियम एक विशाल प्राकृतिक ढाल के रूप में काम करता है। अगर हिमालय नहीं होता तो आप और हम जो हैं वो बिल्कुल किस प्रकार के होते थे, जिस प्रकार से रूस के लोग होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद और लाल होते, और पूरा बर्फ़ का एरिया होता है। ये साइबेरिया से चलने वाली बर्फीली हवाएं
भारत के मैदानों तक आती हैं और ये पूरा इलाका जो है वो बर्फ़ के साथ साथ वाला इलाका होता, खूब ठंडा प्रदेश होता जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं। तो जो हिमालय है वो एक प्रकार से जलवायु को भी अलग अलग कर देता है। हिमालय के ठीक उत्तर में, पीछे के भाग में, पृष्ठ भाग में जलवायु आपको दूसरे तरह की दिखेगी और उसके ठीक नीचे यानी कि दक्षिण भाग में आपको जलवायु किसी और तरह की दिखती है। ये किस कारण से होता है? केवल और केवल हिमालय के कारण से ही होता है। कुछ दिनों में हिमालय की यात्रा करूँगा मैं, तो आपको दिखाऊँगा बहुत सारी चीज़ें, फ़ोटो वीडियो सब। हिमालय के बिना भारत का अधिकांश भाग को कठोर सर्दियों और अनियमित मानसून का सामना करना पड़ सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा बाधित हो सकती है। कार्बन सिंक का भी ये काम करता है, कार्बन सिंक का भी ये काम करता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। हिमालय के बारे में आपको मैंने काफ़ी सारी जानकारी दे दी है। सागर माथा के बारे में दे दिया। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये 2 राज्य हो गए। ये हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ पर सिक्किम आपको दिखेगा, ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल भी हिमालयन स्टेट में आता है। ये अरुणाचल हो गया। अरुणाचल के पश्चात ये पूरा अरुणाचल है। नागालैंड, मेघालय हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया। ये सारे के सारे राज्य हिमालयन राज्य में आते हैं, सारे हिमालयन राज्य में आते हैं। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो हिमालय की ही जो श्रेणी पानी में डूबी हुई है वही श्रेणियाँ वहाँ तक पहुँची हुई है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से अगर सारा पानी मोटर लगा के निकाल देंगे तो हमें वहाँ पर चोटी जैसे दिखाई देगी, क्योंकि इसी का विस्तार है। इसी नॉर्थ ईस्ट में जो हिमालय का विस्तार आपको दिखता है यही आगे जा कर के कहाँ पर गया है, तो इसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में भी आपको देखने को मिलता है। जरूर ध्यान रखिएगा। सारा ज्योग्राफी भी, इम्पोर्टेंस भी और करंट अफेयर भी सागर माथा संवाद के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, इन गुजरात दाहोदा पीएम इनोग्रेट 9000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। 9000 हॉर्स पावर, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना विशाल इंजन है ये। मतलब चलेगा, किसी स्टेशन से गुजरेगा तो वहाँ पर भूकंप जैसी स्थिति बनेगी। इतना भारी और इतना दमदार इंजन है ये। वाकई भूकंप जैसी स्थिति बनती है गुरु। वैसे भी रेल अगर गुजरता है तो थोड़ी सी कांपती है, और ये तो बहुत हेवी इंजन है। 9000 हॉर्स पावर, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना शक्तिशाली होगा ये। क्यों हमने बनाया इसको? ट्रेन खींचने के लिए क्या? नहीं, यात्री ट्रेन नहीं। हम इसको बना रहे हैं किसके लिए? लोकोमोटिव का मतलब इंजन मान करके चलिएगा, इंजन ही है। इंजन को कहा है तो लोकोमोटिव। तो 9000 हॉर्स पावर का जो मेड इन इंडिया है, भारत बनाएगा, लोकोमोटिव है। और माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन में से एक है। अब इसको लगा करके हम लोग सामान खींचेंगे और सामान को त्वरित रूप से हम सप्लाई करेंगे। डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए इसको बोला जा रहा है कि बनाया गया है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। उद्घाटन स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मई 2025 को दाहोद गुजरात में 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव का उद्घाटन किया है। कृपया करके जगह, दिन, किसने किया है, 9000 हॉर्स पावर का है, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। यह भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव D9 है, जो WAG 12B के बाद से आता है। भारत के पास में अलग अलग बहुत पावरफुल लोकोमोटिव हैं, बहुत ही पावरफुल लोको, उसमें से एक है ये जो कि जिसका कल उद्घाटन किया गया है। 9000 हॉर्स पावर इसकी क्षमता है। अशक्ति पावर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यूनिट डायमेंशन आपने पढ़ा है चैप्टर, तो वहीं पर हॉर्स पावर वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हम लोग गाड़ी की पावर की बात करते हैं, जैसे बुलेट की पावर मान लीजिए, या छोटे मोटे कार की पावर, या रेल इंजन की पावर, तो हम उसको हॉर्स पावर में नापते हैं। ये मापने का क्या होता है? तरीका होता है, एक यूनिट होता है। उपयोग मुख्य रूप से पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति होगी और 4500 टन कार्गो को डबल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन में 75 किलोमीटर प्रति घंटा का अधिकतम गति तक ले जा सकता है। उतने भारी चीज़ों को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर खींच सकता है। आप खुद ही समझिए कितना पावरफुल होगा ये। और इसको आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ट्रेन में ड्राइवर हैं और वो साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं, तो उनसे बातचीत होती है, बहुत परेशान रहते हैं। सबको यही लगता है कि कृपया इसको छोड़ करके इसमें आ जाते तो सही रहता। क्यों परेशान होते? क्या सैलरी कम होती? नहीं, सैलरी वैली तो रेलवे में सही ही होता है। वर्क आवर बहुत ज़्यादा होता है और वर्क कंडीशन बहुत ही ख़राब होता है। इमेजिन कीजिए कि लोको पायलट को बोतल में शौच के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट नहीं होता है लोकोमोटिव में, एसी नहीं लगे होते हैं, इतनी गर्मी होती है, ऊपर से इंजन की गर्मी अलग होती है। तो इस कंडीशन में लोकोमोटिव के पायलट जो हैं, लोको पायलट वगैरह काम करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जॉब से परेशान रहते हैं। धीरे धीरे करके भारत सरकार ने सुख सुविधाएं बढ़ानी शुरू की है। गार्ड के कोच में भी, पीछे के जो गार्ड रहते हैं उनमें भी,
और जो ये ड्राइवर होते हैं उनके भी। खासतौर से तब दिक्कत आती है जब महिला ड्राइवर बन जाते हैं तो, और उनका वर्किंग आवर तो 24-24, 25-25 घंटे तक हो जाता है। इसके कारण भी कई सारे ट्रेन एक्सीडेंट की बातें सामने आई हैं कि वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होने के कारण से कंसंट्रेट नहीं कर पाते ड्राइवर। आप ही को मैं 25 घंटे तक बिठा दूं कहीं एक स्टीयरिंग पर, तो कितना देर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे? वो भी आपके ऊपर में इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसके कारण से भी भारत सरकार अब सुख सुविधाओं को बढ़ा रही है, और सबसे पहली बात तो बहाली निकालनी चाहिए, वर्किंग आवर इनका कम होना चाहिए। उत्पाद और निर्यात निर्माता सीमेंस दाहोदाम उत्पादन इसका कर रही है। 11 वर्षों में 1200 इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव के लिए 21,405 करोड़ रुपए का इसको प्रोजेक्ट दिया गया है। भारत में से मोजाम्बिक, श्रीलंका व अन्य देशों के निर्यात की भी योजना है। हम अब बड़े बड़े ट्रेन इंजन बना करके दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। दाहोद मेघनगर रेल लाइन का दोहरीकरण लागत 100, ये सब प्रधानमंत्री जी अलग अलग घोषणा की, इसके बारे में हमें नहीं ध्यान देना है। दाहोद अब भारत से बने लोकोमोटिव का निर्यात का केंद्र बनेगा, जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मेक्सिको, स्पेन, जर्मनी, इटली इत्यादि में हमारे लोकोमोटिव, हमारे इंजन का उपयोग किया जाएगा। भारत में निर्मित मालगाड़ियां और यात्री कोच मोजाम्बिक में फिलहाल में चल रही हैं। मोजाम्बिक में इसका उपयोग किया जा रहा है। मोजाम्बिक के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। अफ्रीकी तट पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर बनाएंगे इस प्रकार से बहुत ख़राब बन गया, ये पता नहीं क्या बन गया है ना। तो हाँ, ऐसे ही कुछ है। तो ये जो यहाँ पर आपको मोजाम्बिक दिखेगा, यहाँ पर ये तो जग जैसा हो गया। मोजाम्बिक आपको वहीं पर दिखेगा, देख लीजिएगा। तो वो मोजाम्बिक के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अब इसमें है कि पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बातचीत की गई। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट का मतलब ये लालू जी का आइडिया था, उस समय उन्होंने इसको बनवाया था, आइडिया दिया था, और काम उसी समय शुरू हुआ। तो उन्होंने बोला था कि यात्रियों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए, यात्री ट्रेनों के लिए, और मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक होना चाहिए, क्योंकि मालगाड़ी के कारण से यात्री गाड़ियाँ भी देर हो जाती, विलम्ब होती है। और इस विलम्बता को ख़त्म करने को उन्होंने आइडिया दिया था कि फ्रेट कॉरिडोर डेडिकेटेड बनाया जाए, यानी कि सबसे पहला चीज़ कि मालगाड़ियों के अलग से ट्रैक हो। और मोदी गवर्नमेंट ने मालगाड़ियों के लिए समय सीमा भी तय की है, जिस प्रकार से यात्री गाड़ियों की होती है। तो ये उसी समय आइडिया आया था, और देश में मालगाड़ी के लिए इधर से उधर जाने के लिए अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिसको एक कहा जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक को कहा जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न कहाँ से गुजरता है? 1506 किलोमीटर लंबाई है। कृपया ध्यान में रखें, क्या पता पूछ ले। उत्तर प्रदेश से जवाहर नेहरू पोर्ट JNPT तक जाता है। ये दादरी यूपी में एक जगह है, यहीं पर वेस्टर्न यूपी में। यहाँ से JNPT जो मुंबई में है वहाँ तक ये ट्रैवल करता है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सभी राज्यों से होकर गुजरता है। यूपी से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, और गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए जाता है। ये फरवरी 2025 तक 93.2% काम पूरा हो चुका है। अंतिम 102 किलोमीटर वैतरना से JNPT दिसंबर 2025 तक चालू होने की संभावना बताई जा रही हैं, और उसके पश्चात से एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएगा। लागत बहुत ज़्यादा पैसा आया है, 1.24 लाख का लागत है। तो आप खुद ही समझ सकते कितना पैसा लगा है। इससे क्या होगा? इससे देश में लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, मालों की आवाजाही बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रेल की आय भी बढ़ सकती थी। एक अच्छा आइडिया जिसने भारत के रेल को परिवर्तित करने में शानदार काम किया है, वही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल कैंपस इन बेंगलोर, फर्स्ट बैच इन 2026। सारी अच्छी चीज़ें या तो गुजरात में होती हैं, या तो दक्षिण भारत में होती हैं, या महाराष्ट्र में होती हैं। बिहार के हाथों में क्या लगता है? तो कुछ भी नहीं। कल नीतीश कुमार जी का एक वीडियो देखा जिसमें S सिद्धार्थ हैं, शिक्षा विभाग में काम करते हैं, IAS ऑफिसर हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी को गमला गिफ्ट किया। अपने राज्य का हाल बता रहा हूँ। सोचिए किसी दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री का मानसिक तौर पर विक्षिप्त रहता तो क्या वो पद पर रहता? किसी भी गवर्नमेंट पद पर रहने के लिए एक ज़रूरी क्राइटेरिया ये होता है कि आप दिमागी संतुलन आपका ठीक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। पढ़ाई होगा पॉलिटी में आपने। वो गमला उन्होंने उनको गिफ्ट किया, वो गमला उठा करके उस IAS ऑफिसर के मंच पर ही सर पर रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे अपने सर पर रख लेते, अपने सर पर मार लेते गमला, बिहार का उद्धार होता। मुझे भी उनके लिए सहानुभूति आती, लेकिन समझिएगा इस चीज़ को कि आपकी बीमारी के कारण 20 करोड़ 15 करोड़ जनता नहीं कष्ट में रह सकती है। क्यों नहीं बिहार में प्रोजेक्ट लग रहे हैं? क्यों नहीं बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है? क्यों केवल बिहार के युवा सरकारी नौकरी के भरोसे ही बैठे हुए हैं? तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये काम नहीं चलने वाला है। और ये तय है, ये सच है
कि वो सही नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं रखते हैं, आपकी डिसीजन कोई और ले रहा है, ये भी सच है। इस प्रकार की चीज़ें देखिए क्यों नहीं बिहार में खुल सकती है भाई। नीतीश कुमार जी के बदौलत सेंट्रल की गवर्नमेंट चल रही है, ये भी आपको पता होगा, गठबंधन की सरकार है, तो 2-4 गो एक्सप्रेसवे लेकर के कहाँ खुश होंगे। शिक्षा और नौकरी में कोई काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का कैंपस बेंगलोर में खुलेगा, फर्स्ट बैच जो है 2026 से चालू हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का। इसका मतलब ये भी हुआ कि भारतीय यूनिवर्सिटियाँ फेल हो चुकी है, तभी आपको यूनिवर्सिटी बाहर से बुलाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते। लिवरपूल यूनिवर्सिटी बेंगलोर 2026 से अपना कैंपस स्थापित करेगा। मुख्य बिंदु देखिए यहाँ पर क्या है, लिवरपूल विश्वविद्यालय बेंगलोर में 2026 से स्थापित करेगा। भारत में यूके का दूसरा विश्वविद्यालय होगा जो यूजी और पीजी का पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। प्रारंभिक पाठ्यक्रम बिजनेस मैनेजमेंट और ये सब पाठ्यक्रम होंगे और 10 वर्षों में उसने लक्ष्य रखा है कि 10,000 छात्रों तक हम लोग पहुँचेंगे। और उसके पश्चात से इसका बस पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति के तहत हमने ये प्लान किया है कि हम बाहर की यूनिवर्सिटियों को भी भारत में जगह देंगे बनाने के लिए। बुरा लगता है नीतीश कुमार जैसे अच्छे नेता के लिए, बहुत शानदार नेता रहे हैं, अद्भुत नेता रहे हैं और वाकई उनके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी थी, बदला भी उन्होंने बहुत कुछ, खासतौर से महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, सड़क के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वाकई बिहार में शानदार काम किया उन्होंने। उनके जैसे नेता को इस स्थिति में देखना बहुत ही बुरा लगता है, तो छोड़ देना चाहिए पद। वो अगर उस स्थिति में नहीं है तो अपमानित हो रहे हैं, हंसते हैं लोग उन पर, ये सही चीज़ थोड़ी नहीं लगता है। खैर देखिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये सही कदम होगा भारत में एजुकेशन के लिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बाहर से विश्वविद्यालय आएँ, भारत में अपना कैंपस बनाएं, भारतीय लोगों को एजुकेट करें, लेकिन वो पैसा कितना रखेंगी, फीस कितना रखेंगी। अगर ब्रिटेन के हिसाब से रखेंगी तो भारत के 1% से कम आबादी अफोर्ड कर पाएंगे। बेंगलोर का चयन, बेंगलोर को नवाचार स्टार्टअप हब के रूप में चुना गया है। लिवरपूल विश्वविद्यालय का बेंगलोर में निमांस, ISC और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी संस्थाओं के साथ पहले ही अनुसंधान साझेदारी है और इनके साथ मिलकर ये पहले से ही काम कर रही है। भारत में लिवरपूल विश्वविद्यालय चौथा विश्वविद्यालय होगा विदेशी। ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैम्पटन के बाद इस तरह के विश्वविद्यालय अब आने शुरू हो गए हैं। और ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है ट्राइबल कंसर्न ऑन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। मिनिस्टर ने बोला है कि ट्राइबल जो जनजातियों की समस्याएं हैं वो भी हम देख कर रहे हैं कि भाई ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के कारण से जनजातियों की समस्याओं को हम इग्नोर नहीं करेंगे, उनकी जो भी समस्या होगी उन सभी को हम लोग एड्रेस करेंगे। ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर जनजातीय समुदाय की चिंताओं पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो जुअल ओरम हैं उन्होंने जवाब दिया है। चिंताओं की जांच, ग्रेट निकोबार द्वीप के जनजातीय समुदाय ने परियोजना को लेकर वन अधिकार अधिनियम की उल्लंघन की शिकायत की है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई जनजातीय लोगों का वन अधिकार जो है उसको कम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कहा गया ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, तो ठीक है ये राजनीतिक चीज़ें हैं, आरोप प्रत्यारोप है। हम लोग समझेंगे ग्रेट निकोबार परियोजना दरअसल में है क्या, छोटे से हम लोग बिंदु में समझेंगे। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, यानी कि जिस प्रकार से सिंगापुर है, जिस प्रकार से हबन टोटा को विकसित किया चीन ने, जिस प्रकार से हांगकांग है, जिस प्रकार से कोई और शहर बताइए जो समुद्र के किनारे हो, नहीं है कोई, उसी प्रकार से सिंगापुर के तर्ज पर ही हम लोग उसको एक समुद्र के किनारे में वैश्विक इकोनॉमिक हब बनाना चाहते हैं। और अगर वो हब बनकर विकसित होगा तो हमारा दबदबा और कायम होगा हिंद महासागर के रीजन में। हमारे पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ग्रेट निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप हैं, अगर हम उन्हें उसको डेवलप बहुत पहले से करना शुरू कर दिया होता तो आज हमारे पास दर्जनों के भाव में सिंगापुर मौजूद होते। मैं सही कह रहा हूँ भाई, लेकिन हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जाके हम उस पर ध्यान दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा महत्व का ये हमारे लिए हो सकता है। इसमें ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप, बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। परियोजना का क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और इस एरिया में वर्तमान में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनको काट करके एक शहर का मेगा सिटी निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा संचालित नोडल एजेंसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम NNDCO इसको कहा जाता है, उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। रणनीतिक महत्व क्या है? मलक्का जलडमरू मध्य, ये ठीक मलक्का कहाँ पर है तो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में सकरा से इलाका, यहाँ पर भारत का ये निकोबार द्वीप है। तो यहाँ अगर हम दबदबा बना लेंगे तो चीन के सारे जहाज़ इधर से ही गुजरते हैं, तो हम उसको कभी भी चोक कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कभी भी गुजरने पर रोक लगा सकते हैं। तो इसलिए इसको डेवलप किया जा रहा है
क्योंकि मलक्का हमारे बगल में ही है और वहाँ पर हमारा स्ट्रेटजिक लोकेशन, हमारी ज़मीन भी है। अब हमारा विकसित एक शहर भी होगा, डेडिकेटेड हवाई जहाज़ का लिए पट्टी निर्माण किया जाएगा, शहर होगा, हर चीज़ वहाँ पर होगा। पर्यावरणीय प्रभाव तो है ही, जनजातीय प्रभाव भी है। बहुत सारे जनजातीय लोगों का ये आवास है, आवास स्थल है, उनके ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें ये देखना पड़ेगा। और बहुत सारे पेड़ पौधे भी काटे जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों का घर भी है। ये कानूनी उल्लंघन की भी बातचीत की जा रही है, जांच और कार्रवाई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2023 में बोला था कि आपको इसकी समीक्षा करना चाहिए और पर्यावरण पर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया गया था। 2025 में जनजातीय मंत्री जुअल ओरम ने कहा कि मंत्रालय वन मंजूर या जनजातीय आपत्तियों की जांच कर रहा है और जांच करने के पश्चात से ना तो वन कानून का उल्लंघन किया जाएगा और ना तो जनजातीय लोगों का संरक्षण, मतलब जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन किया जाएगा। इन दो चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मैंने आपको थोड़ा समझाया है। क्या इसका महत्व है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मुख्य रूप से स्ट्रेटजिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। इसको हम पोर्ट ऑफ कॉल के तौर पर विकसित कर सकते हैं। हिंद महासागर से इतने सारी जहाज़ें गुजरती हैं, वो सब ग्रेट निकोबार में रुक करके नाश्ता पानी, चाय पानी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं तो बीच में रुकना पड़ता है ना आपको, उसी प्रकार से जहाज़ों को भी रुकना पड़ता है। जो जहाँ पर रुकते हैं उसको कहा जाता है पोर्ट ऑफ कॉल, कि रुके, जहाज़ में तेल भर लिया, ईंधन भर लिया, खाना पानी ले लिया और फिर जहाज़ को शुरू कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं। इकोनॉमिक हब के रूप में विकसित कर सकते हैं, पर्यटन को भी हम विकसित कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर में अब ध्यान दिया जा रहा है। नीति आयोग खुद कर रही है, तो अब जरा सोचिए, नीति आयोग किसके अंतर्गत काम करता है भाई? तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करता है। तो कितना ज़्यादा महत्व का हमारे लिए ये प्रोजेक्ट होगा। ओके, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके कंसर्न भी मैंने आपको समझा दिए। थोड़ा सा अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के बीच में स्थित है। इस प्रकार से भारत अगर यहाँ है तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सारा। ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से प्रीलियम में। 572 द्वीप है, 38 पर लोग रहते हैं, बाकी पर लोग नहीं रहते हैं। 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। मुख्य भूमि से दूरी पोर्ट ब्लेयर राजधानी कोलकाता से लगभग 1255 किलोमीटर है और चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, यूपीएससी ने प्रीलिम एग्जाम एक बार पूछा था कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है ये चेन्नई से अधिक दूरी पर है या कोलकाता से अधिक दूरी पर है। कोलकाता से 1255 किलोमीटर इसकी दूरी है और चेन्नई से मात्र 1190 किलोमीटर दूर है ये। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 8249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान द्वीप सबसे बड़ा हिस्सा है, 6408 वर्ग किलोमीटर है। निकोबार 1841 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक है 467 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र 24 किलोमीटर है। ये द्वीपीय पहाड़ी और ज्वालामुखी मूल के हैं। हिमालय की तरह भारतीय और बर्मी प्लेटों की टक्कर से ये बने हुए हैं। यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है जिसका अगर आपको नाम पता हो, भारत के पास में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अगर नाम पता हो तो ज़रूर ही बताइएगा। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, अंडमान पर है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। निकोबार में ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुल्लियर है। कृपया करके ध्यान रखें, अंडमान का तो आपको याद रहता है कि सैंडल पीक है, लेकिन माउंट थुल्लियर आप भूल जाते हैं। 642 मीटर ऊंची है और ये ग्रेट निकोबार में सबसे ऊंची चोटी है। ये जलवायु क्या है यहाँ पर? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु और रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी आपने देखा कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक अक्षांशीय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 डिग्री से 14 डिग्री। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में जो हमारे विषुवत से 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र होता है, वहाँ पर दरअसल में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, तीव्र गर्मी और तीव्र वर्षा, लगभग में सालों भर एक ही जैसा मौसम रहता है वहाँ पर। भारत में जैसे बाकी क्षेत्रों में जाएंगे तो मौसम परिवर्तित होता है, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण जाएंगे मौसम तुलनात्मक रूप से एक ही जैसा आपको दिखेगा। चेन्नई में वर्ष भर गर्मी पड़ती है, अंडमान निकोबार में वर्ष भर गर्मी पड़ती है। गर्मी ज़्यादा या गर्मी कम, दो ही मौसम होते हैं वहाँ। जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है। औसत तापमान 23 डिग्री से 31 डिग्री सी है। औसत तापमान बहुत ज़्यादा है, जबकि समुद्र के किनारे में जगह है। वार्षिक वर्षा 3000 मिलीमीटर है। मई से सितंबर तक मानसून का सीजन होता है। उच्च आर्द्रता 70 से 90% तक की उच्च आर्द्रता यहाँ पर पाई जाती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, चिपचिपा सा मौसम रहता है, अजीब सा लगेगा आपको, हकीकत ही है। लेकिन बहुत खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ के आइलैंड की फ़ोटो ही देखें अभी तो हमने, बहुत ही खूबसूरत हैं। मतलब दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड जो हैं और बीचेज जो हैं वो अंडमान और निकोबार में हैं। इसलिए भी वो खूबसूरत हैं क्योंकि वहाँ पर इंसान अभी भी कम जाते हैं, क्योंकि दूर पड़ता है थोड़ा सा।
प्राकृतिक संसाधन भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। सदाबहार वन पाए जाते हैं, 50 प्रकार के मैंग्रोव हैं, 100 से अधिक स्थानीय प्रजातियाँ रहती हैं, मूंगा भित्तियाँ हैं, मछली, लेदर बैक कछुए, एक ऐसे कछुए जिनका बैक जो होता है वो लेदर का बना होता है, डगोंग और खारे पानी का मगरमच्छ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तरह तरह के पाषाण युग के जनजाति आज भी आपको दिखेंगे, जो उसी युग में रह रहे हैं, जो पाषाण काल था उसी युग में आज भी वो रह रहे हैं। इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ भी रहती हैं, जैसे ग्रेट अंडमानी, ओंगो, जारवा, सेंटलीज, निकोबारी और सेम्पेन। ये अलग अलग जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर रहती हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे करके बहुत ही कम हो गई है। यहाँ पर एक जेल भी है पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर पहले कैदियों को अंग्रेज़ लोग ले जा कर के रखते थे। विनायक दामोदर सावरकर जी को भी जेल में यहाँ पर रखा गया था। उस जेल का नाम पता है क्या आपको? बताइएगा मुझे अगर नाम पता हो तो। यहाँ के जो पोर्ट हैं उसका भी नाम विनायक दामोदर सावरकर पोर्ट ही रखा गया है। अंडमान निकोबार, अंडमान उत्तरी मध्य दक्षिणी अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर स्थित है। निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कचला, नॉनकारी और कारमोटा, ये अलग अलग द्वीपों के नाम है, प्रमुख द्वीप है ये। पर्यावरणीय महत्व तो है ही। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार 1989 में उसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया था। 9 राष्ट्रीय उद्यान है, 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। जैसे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क देश में कहाँ पर स्थित है? तो यहीं इसी द्वीप पर स्थित है। मैंग्रोव व मूंगा भित्तियाँ जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको अंडमान निकोबार के बारे में समझाया है, मैंने आपको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट समझाया है, मैंने आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बताया है, 900 हॉर्स पावर के इंजन के बारे में बातचीत की है हम लोगों ने, और सागर माथा संवाद के बारे में बातचीत की है। उसका थीम भूल गए होंगे आप लोग, याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। टेस्ट में ज़रूर ही जुड़िएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।